वैसे भी जिंसू को शराब पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, उसे ये बात भी याद नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान से ये बात जिंसू को मत बताना। तो साओ कहती है ठीक है, और साओ वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों की वजह साओ की इमेज पर कोई भी आ जाए। इधर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा ही रही होती है कि तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर उसे जल्दी से शूटिंग एरिया में बुलाते हैं। तो वही वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि डायरेक्टर उसे फिल्म से बाहर निकाल रहे हैं इस स्कैंडल की वजह से। तो वही उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मैंने बहुत मेहनत की है, प्लीज आप मुझे काम से मत निकालिए, मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सहा भी है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर डायरेक्टर उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। इधर रॉकी भी ये सब सुन रहा होता है तो उसे वही के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे डायरेक्टर वही को कहती है अगर तुम इस फिल्म में रहना चाहती हो तो तुम्हें पूरे मीडिया के सामने ये बात ऐलान करनी होगी कि तुम्हारा और जिंसू का कोई अफेयर नहीं चल रहा, तब मैं तुम्हें दोबारा वापस लेने के बारे में सोचूंगी। तो बेचारी वही ये सब सुनकर सदमे में पहुंच जाती है कि तभी वहाँ पर रॉकी आता है और वही को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है। इधर साओ और जिंसू भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो रिपोर्टर उससे बहुत ही गंदी गंदी और अजीब तरह की सवालें पूछने लगते हैं कि क्या सच में उसका जिंसू के साथ चक्कर चल रहा है, क्या वो सच में जिंसू की मिस्ट्रेस है, और बहुत सारे घटिया सवाल पूछने लगते हैं। तो रॉकी वही की इज्जत को बचाने के लिए सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वही और वो रिलेशनशिप में है और वही उस रात उसके कमरे में आई थी और ये फोटो तभी की ही है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो सारे रिपोर्टर ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वही भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कबूल कर लेती है कि उस रात वो रॉकी के साथ ही थी। वही के लिए अपना करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्यार से भी ज्यादा। तो रॉकी सबके सामने वही को किस कर लेता है। तो जिंसू ये सब सुनकर तो सदमे में ही आ जाता है। आगे वो रिपोर्टर फिर भी वही का पीछा नहीं छोड़ता और कहता है अगर आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो फिर आप दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। तो वही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि तभी जिंसू प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में टपक पड़ता है और सबको ये बताता है कि वही उससे इसलिए मिलने आई थी ताकि वो उसके घर को फिर से डिजाइन कर सके और एक कपल होम बना सके, और वही इसी सिलसिले में उससे मिलने के लिए आई थी। तो सारे रिपोर्टर का मुंह बंद हो जाता है और जिंसू दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को बधाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ जिंसू के पास जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना। तो जिंसू कहता है मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तो साओ कहती है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बुरा लगा है, मुझे भी वही पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। तो जिंसू साओ के सामने एकदम नॉर्मल बात करता है और कहता है मुझे काम पर जाना होगा और तुम्हें भी, और जिंसू काम पर चला जाता है। आगे जिंसू के ऑफिस में सारे लोग वही के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और बहुत सारी गॉसिप कर रहे होते हैं वही को लेकर। तो जिंसू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पर वो अपना सारा गुस्सा मन ही मन में पी रहा होता है। इधर साओ भी जिंसू के गुस्से को देख रही होती है। तो साओ जिंसू को चेयरअप करने के लिए नई नई टेक्निक अपनाती है और जिंसू को शांत करने की कोशिश करती है। तो जिंसू जैसे ही साओ के एफर्ट्स को देखता है तो वो शांत हो जाता है और साओ को ही देखता रह जाता है। इधर वही को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो इस बार भी अपने प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई कि तभी वहाँ पर रॉकी आता है। वही को कहता है आखिरकार क्या बात है, मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम्हारे और जिंसू के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए जिंसू शादीशुदा है, तुम उसके पास दोबारा वापस नहीं जा सकती। तो वही कहती है हाँ मैं जिंसू से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये बात पूरे मीडिया के सामने कबूल नहीं कर सकती, और जिस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है प्लीज उस बारे में कुछ मत बोलो। और बेचारी वही सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो रॉकी को भी वही के लिए बहुत बुरा लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जेनी रॉकी को छोड़कर जा रही होती है। तो रॉकी उसे रोक रहा होता है और कहता है तुम उस इंसान के पास जा रही हो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम मुझे छोड़कर उस शादीशुदा इंसान के पास जा रही हो। तो जेनी कहती है मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहकर क्या करूँ जिस इंसान के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और मैं जिस इंसान के पास जा रही हूँ उस इंसान के पास कम से कम मेरे लिए टाइम तो है, वो मेरी केयर तो करता है। और जेनी रॉकी का दिल तोड़ के वहाँ से चली जाती है। आगे साओ जिंसू को चेयरअप करने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे दिल के अंदर जो भी भरा पड़ा है उसे बाहर निकालो, अगर तुम अपने दिल से अपनी सारी तकलीफों को बाहर नहीं निकालोगे तो तुम अच्छे से नहीं जी पाओगे। आगे जिंसू डिसाइड कर लेता है कि वो वही को लेकर गिव अप कर देगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। तो साओ जिंसू को समझाने की कोशिश करती है कि वो वही से इतना प्यार करता है, वो इस तरह उस पर से गिव अप नहीं कर सकता। तो जिंसू कहता है मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया पर उसने हमेशा मुझसे झूठ कहा, अब मैं और इस रिश्ते में नहीं रह सकता, मुझे मूव ऑन करना ही होगा। तो साओ कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो। तो जिंसू कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। आगे वो दोनों साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने का काम भी करते हैं। आगे साओ और जिंसू घर जा रहे होते हैं कि तभी उधर से साओ का मकान मालिक आता है और साओ को कहता है तुम्हारे नाम पर कुछ लेटर्स आए थे, वही मैं तुम्हें देने आया हूँ।
और वो मकान मालिक साओ को ढेर सारे लेटर्स देकर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ जब उन लेटर्स को देखती है तो उसमें से एक लेटर रेन के नाम का होता है और रेन ने साओ के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी की होती है। तो साओ को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेन से मिलने के लिए होटल जाती है। तो जिनसू भी उसके साथ जाता है। तो साओ कहती है तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उससे अकेले ही डील कर लेती। तो जिनसू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले आने कैसे दे सकता था, अगर उसने तुम्हें तंग किया तो साओ कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो। और साओ ये कहकर रेन के पास जाती है और रेन को वो कागजात देती है और कहती है मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इसलिए आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना। तो रेन कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैंने ये घर तुम्हारे नाम पर लिया था, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। तो साओ कहती है तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन मैं ये नहीं ले सकती, मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था और तुम इस तरह अपने प्यार का हिसाब चुका रहे हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कि तभी वहाँ पर जिनसू भी बीच में टपक पड़ता है और कहता है साओ को कुछ भी नहीं चाहिए, उसका पति है उसे सब कुछ देने के लिए, इसलिए अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। और यहाँ पर इन दोनों में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो साओ जिनसू को कहती है मैं अपना मैटर खुद सुलझाना चाहती हूँ। तो जिनसू कहता है ठीक है मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अपना ये मामला सुलझाकर नीचे आ जाना। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे रेन साओ को कहता है मैं जेनी से प्यार नहीं करता, 3 महीने पहले हम दोनों एक पार्टी में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे जिस वजह से जेनी प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो साओ कहती है तुम कैसे इंसान हो, अगर मैं अपने और जेनी के प्यार को कंपेयर करूँ ना तो जेनी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके सामने मेरा प्यार तो बहुत ही छोटा सा है। वो तुम्हें खुशियाँ देने के लिए अपने बच्चे तक को गिरा रही थी ताकि तुम अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। जेनी तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज उसका ख्याल रखो, उसकी परवाह करो और अपने आने वाले बच्चे की भी। अगर तुम जेनी को अच्छे से संभाल नहीं पाए और उसे प्यार नहीं दे पाए तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए प्लीज अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपने फ्यूचर में आगे बढ़ो और मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। तो रेन ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। इधर जिनसू जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक नागिन की एंट्री होती है जो जिनसू पर डोरे डाल रही होती है और उसके साथ चिपक कर बातें कर रही होती है। कि तभी वहाँ पर साओ आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तो वो उस नागिन को अपने पति के पास से हटाती है और कहती है मेरे पति से दूर रहो और मेरे पति पर डोरे डालने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और यहाँ पर दोनों में तू मैं हो जाती है। तो जिनसू ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है कि साओ उसके लिए स्टैंड ले रही है। आगे वो नागिन मात खाकर उल्टे पैर ही वहाँ से वापस चली जाती है। तो जिनसू कहता है तुम मेरे लिए स्टैंड ले रही हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही थी उसे मेरे पास देखकर। तो साओ कहती है पतिदेव इतनी भी गलतफहमी में मत रहिए, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि हम दोनों को पब्लिक के सामने एक दूसरे की इमेज बना कर रखनी है, इसलिए मैंने ये सब किया है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो जिनसू कहता है जो भी हो पर तुम्हें जलन तो हुई ना। और यहाँ पर दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। आगे रेन जेनी के पास जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना। और आगे रेन जेनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो जेनी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो रेन कहता है मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे के लिए वो सब करूंगा जो तुम लोगों के लिए बेस्ट होगा और मैं तुम लोगों को कभी भी किसी भी तकलीफ का सामना करने नहीं दूंगा। तो जेनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन साओ अपने काम पर जाती है तो वहाँ के सारे स्टाफ अपने सुपरवाइजर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सुपरवाइजर एक नंबर की कमीनी और चुड़ैल है, वो बिना मतलब हमें डांटती रहती है और हमसे बहुत सारा काम करवाती है। तो साओ ये सब सुनकर हैरान होती है कि आखिरकार हमारी सुपरवाइजर ऐसी कौन है जो इतनी बड़ी कमीनी है। आगे मैनेजर सारे स्टाफ को बुलवाते हैं ताकि वो लोग सुपरवाइजर से सारे स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवा सके। कि तभी उस नागिन की एंट्री होती है। तो साओ जैसे ही उस नागिन को देखती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि कल उसकी जिनसू को लेकर उस नागिन से जमकर लड़ाई हुई थी। तो बेचारी साओ पूरी तरह डरी रहती है कि कहीं ये नागिन अपना खुन्नस उस पे ना निकाल दे। आगे वो नागिन सारे स्टाफ से बहुत ही रूडली बात करती है और सबको काम से निकालने की भी बात करती है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो वो उस नागिन को साइड में ले जाकर कहती है मुझे पता है कल हम दोनों की जमकर लड़ाई हुई, लेकिन तुम पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर में मत मिक्स करो। तो नागिन अपना पर्सनल खुन्नस साओ पर निकालती है और उसे काम से निकालने की भी धमकी देती है। तो बेचारी
बेचारी साओ उस नागिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में कोई पावर नहीं होता जिससे वो उस नागिन से लड़ सके। तो वो नागिन साओ को और नीचा दिखाने के लिए उसे धमकी भी देती है कि वो उसके साथ उन सारे वर्कर्स को भी काम से निकाल देगी जो उसके साथ काम करते थे। तो साओ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो उस नागिन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है अगर तुम उन लोगों से उनका काम छीन लोगी तो वो लोग कैसे जिएंगे। उनका घर इसी जॉब की वजह से चलता है। अगर उनके पास जॉब नहीं रहेगी तो वो क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो। तो वो नागिन कहती है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मेरे पैर पड़ के मुझसे माफी मांगो, तब मैं उन लोगों की जॉब को बख्श दूंगी। तो साओ उन वर्कर्स के खातिर अपने प्राइड को रोंद कर उस नागिन के सामने माफी मांगती है। तो नागिन कहती है ठीक है, मैं उन सारे वर्कर्स की जॉब नहीं छीनूंगी, लेकिन तुम्हें मैं काम से निकाल के रहूंगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। तो बेचारी साओ मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है। तो सारे वर्कर्स को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है और मैंग को भी। तो मैंग ब्रेन को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्लीज वो साओ की हेल्प करे। इधर साओ बहुत ही अपसेट होती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसे जिंसू का कॉल आता है। तो जिंसू साओ से बहुत ही अच्छे से बात करता है, पर साओ बहुत ही रूखी और बुझी तरह बात करती है। तो जिंसू कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो साओ पहले तो बताना नहीं चाहती थी, पर जिंसू के इंसिस्ट करने पर वो जिंसू को बता देती है। तो जिंसू साओ को चेयरअप करता है और कहता है अगर तुम्हारा मूड ठीक तो तुम्हें कुछ मीठा खाना चाहिए। और जिंसू साओ को एक रेस्टोरेंट जाने को कहता है। तो साओ कहती है ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। आगे रेन उस नागिन को सबक सिखाने के लिए और साओ को होटल में वापस लाने के लिए एक प्लान बनाता है और रेन उस होटल में जाता है और उस नागिन को कहता है मैं यहीं से अपनी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ का डेकोरेशन, खाना सब कुछ अच्छा हो और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी शादी का सारा खाना साओ बनाए क्योंकि मुझे उसका खाना बहुत ही पसंद है। तो नागिन कहती है लेकिन ये तो नहीं हो सकता, हमने साओ को काम से निकाल दिया है। तो रेन कहता है मैं इस होटल का रेगुलर कस्टमर हूँ, अगर मेरी शादी में साओ खाना नहीं बनाएगी तो मैं यहाँ से अपना डील कैंसिल कर लूंगा और दूसरे होटल में जाकर बात करूंगा। तो उस नागिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरे होटल जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो रेन का प्लान उल्टा उसी पर पड़ने लगता है कि तभी वहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है और रेन को कहता है प्लीज सर एक मिनट रुकिए, मैं अभी इससे बात करके आता हूँ, प्लीज आप कहीं जाइएगा मत। आगे वो मैनेजर उस नागिन को खूब डांटता है और कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, तुम इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से कैसे जाने दे सकती हो। तुम्हें पता है अगर ये ऑर्डर हमारे हाथ से चला गया तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा और हमारे होटल के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि साओ उनकी शादी में खाना बनाए तो साओ ही शादी में खाना बनाएगी, इसलिए साओ को दोबारा वापस ले लो। और वो मैनेजर उस नागिन को इस तरह डराता है कि वो नागिन भीगी बिल्ली बन जाती है और साओ को दोबारा वापस लेने के लिए मान जाती है। आगे वो मैनेजर रेन को कहता है टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी में साओ ही खाना बनाएगी और आपकी शादी में हम कोई भी कमी होने नहीं देंगे। तो रेन और मैंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों की प्लानिंग काम कर जाती है। दूसरी तरफ साओ जिंसू के बताए हुए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। तो उसे वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसे खाकर बहुत ही रिलैक्स फील करती है कि तभी उसे मैंग का कॉल आता है और मैंग साओ को पूरी बात बताती है। तो साओ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसकी जॉब उसे वापस मिल गई है। इधर रेन भी साओ से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आता है, पर साओ वहाँ पर नहीं रहती तो वो परेशान हो जाता है। तो वो साओ को हर जगह ढूंढने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में साओ मिल जाती है। तो जिंसू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्टोरेंट में रुकने के लिए, क्या तुम मेरा वहाँ पर इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम बहुत ही परेशान हो, लेकिन क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकती। आगे साओ जिंसू को बताती है कि उसकी नौकरी उसे वापस मिल गई है और वो अभी मार्केट जा रही है कुछ सामान खरीदने के लिए ताकि वो उस खाने को बनाकर प्रैक्टिस कर सके और रेन की शादी में अच्छा खाना बना सके। तो जिंसू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ सामान खरीदने के लिए जाऊंगा। तो साओ कहती है तुम वहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें काम पर जाना चाहिए। तो जिंसू साओ को कहता है अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं ले गई तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वहाँ पर कितना सामान तुम खरीदोगी और उस सामान का वजन क्या तुम ले उठा पाओगी, इसलिए तो तुम्हें मेरे जैसे हट्टे कट्टे आदमी को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारा सामान उठा सके। और जिंसू साओ को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि साओ भी ये सब सुनकर हंसने लगती है। आगे वो दोनों साथ में जाते हैं मार्केट सामान खरीदने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर सामान खरीदते खरीदते ढेर सारी मस्ती करते हैं और जिंसू और साओ एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं इन सब चक्कर में। आगे साओ ढेर सारा खाना बनाती है और जिंसू को कहती है टेस्ट करने के लिए। तो जिंसू पहले तो साओ के खाने में ढेर सारी बुराइयां निकालता है साओ को टीज करने के लिए, लेकिन बाद में कहता है तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आगे वहाँ पर मैंग भी आ जाती है खाना टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंग और जिंसू में जमकर लड़ाई होती है खाने को लेकर और साओ ये देखकर बहुत खुश होती है।
आगे मैंग को याद आता है कि वो जिस काम से साओ से मिलने के लिए आई थी उसने तो वो काम किया ही नहीं, और मैंग अपने बैग से वो शर्ट निकालती है और जिनसू को कहती है प्लीज इसे साओ को दे देना। तो जिनसू जैसे ही उस शर्ट के बटन को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बटन है जो उसे उस दिन होटल में मिला था। तो जिनसू सीधा रूम में जाता है और उस बटन को मिलाता है तो दोनों बटन सेम होती है। तो जिनसू को डाउट होने लगता है कि उस दिन उस होटल में साओ ही उसके साथ थी, ना कि वही। दूसरी तरफ साओ और मैंग बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जिनसू को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि साओ प्रेग्नेंट है, और उस रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसी वजह से साओ प्रेग्नेंट हो गई है। तो जिनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह बौखला ही जाता है और उसे बिलीव नहीं होता कि साओ सच में प्रेग्नेंट है।